हमल के दौरान अगर बच्चे का वज़न कम है या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसमें प्रेगनेंसी में कुछ पैरामीटर्स हैं, जिनकी असेसमेंट के थ्रू हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ किस तरफ को जा रही है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि 6 माह तक जो है बच्चे के वज़न पे हम इतने ज़्यादा कंसर्न नहीं होते। जैसे शुरू में भी मुझसे पेशेंट्स कई दफ़ा आके पूछते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स ला के दिखाते हैं कि जी बेबी का वेट ठीक है, बेबी की वो जो ग्रोथ है वो ठीक हो रही है। तो उसमें वेट में हम इतने कंसर्न नहीं होते। इसमें बेसिकली फर्स्ट 6 मंथ तक हमें बेबी का जो हेड सर्कमफ्रेंस है, हम उसको देखते हैं, हेड का जो डायामीटर है, उसके एब्डोमेन का जो डायामीटर है वो, और थाई बोन की लेंथ। ये 3 वो पैरामीटर्स हैं जो कि अगर कंसिस्टेंटली ठीक चल रहे हैं तो इसका मतलब है बेबी का वेट आगे भी जाके ठीक हो जाएगा या बेबी की ग्रोथ ठीक होगी। लेकिन अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उन कॉम्प्लिकेशंस को या उन प्रॉब्लम्स को जो है वो कंसिडर करके आगे फर्दर उसकी मैनेजमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। बेबी का वेट जो है, जो उसकी ग्रोथ है, उसका वजन जो है वो 6 मंथ्स के बाद हम इसलिए इस तरह से कंसिडर करते हैं बिकॉज जो बेबी के मसल्स हैं और जो बेबी का फैट है वो 6 मंथ्स के बाद डेवलप होता है। तो दे ऑल कलेक्टिवली प्ले अ पार्ट इन इंक्रीजिंग बेबीज वेट। तो वो हम सारा कुछ उसका वेट जो है वो 6 मंथ्स के बाद कंसिडर करते हैं। लेकिन ये है कि अब हमें पता कैसे चलता है कि बेबी की ग्रोथ जो है वो ठीक नहीं हो रही। उसके दो तरीके हैं। उसमें ये है कि सबसे पहले तो पेशेंट को खुद इस चीज़ का आइडिया होता है कि अगर तो आपका दूसरा या तीसरा हमल है, तो आप खुद इस चीज़ को असेस करते हैं कि अच्छा पिछली प्रेगनेंसीज में इन मंथ्स में मेरा जो बेबी का जो बेबी बम्प है वो इतना छोटा नहीं था, मतलब मेरा पेट का साइज थोड़ा बड़ा था। और अगर आपका जो फर्स्ट बेबी है तो फिर भी आपके सराउंडिंग्स में आपकी मदर इन लॉ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको थोड़ा सा आइडिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे देते हैं कि अगर अच्छा तुम्हारी अगर इतनी प्रेगनेंसी है तो इसमें बेबी का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? इसको डायग्नोज करती हैं आपकी डॉक्टर। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली वो एक आपका एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड और एग्जामिनेशन वो टूल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपके बेबी की ग्रोथ जो है अकॉर्डिंग टू मंथ्स जो है वो नहीं हो रही, उनका वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू मंथ्स नहीं बढ़ रहा। अब आते हैं उन वजूहात की तरफ कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कई दफ़ा बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल होते हैं। अगर आप ये देखें कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट्स कम होती हैं या उनकी जो बिल्ट है वो ही बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, नॉर्मल साइज के पिटीट से पेरेंट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली फिर उनका बच्चा भी जेनेटिकली स्मॉल होता है। तो उसमें कोई उसको पैथोलॉजिकल कोई उसकी कंडीशन नहीं होती। इसको फिर हम इस चीज़ को अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म किया जाता है। अगर उसको ऑक्सीजन सप्लाई ठीक जा रही है, उसका एसटी रेशो ठीक चल रहा है, तो फिर हमें उसमें उसके लिए वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ग्रोथ इसका मतलब है अकॉर्डिंगली ठीक चल रही है। सेकेंड ये है कि अगर मदर की डाइट ठीक ना हो, डाइट अब डोमेस्टिक रीजंस भी हो सकती हैं, सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं, पेशेंट की प्रोविजन पे भी डिपेंड करता है कि वो शायद उसको मिल नहीं रहा। जैसे हमारी कुछ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में भी ये प्रॉब्लम होता है कि डाइट्स प्रॉपरली खवातीन को, हामला खवातीन को नहीं मिलती। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। कई खवातीन को आपने देखा होगा कि उनमें पाइका की आदत होती है। पाइका होता है कि आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉन एडिबल चीज़ें खाने का दिल करे। जैसे मैंने देखा है कि कुछ खवातीन सीमेंट खाती हैं, रेत खाती हैं, गाची खाती हैं, ठीक है, कई कोयला भी खाती हैं। तो ये सब चीज़ें जाके स्टमक को ख़राब करती हैं और वो स्टमक में लेयरिंग करती हैं, जिसमें आपके फूड की जगह नहीं बचती और ये नॉन एडिबल चीज़ें आपके स्टमक को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। और ये सब होने की वजह से ऑटोमेटिकली फिर पेशेंट में अनीमिया हो जाता है, यानी उसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है। आयरन डेफिशिएंसी एंड पाइका दे आर कनेक्टेड। पाइका की वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट का दिल चाहता है कि वो नॉन एडिबल चीज़ें खाए। इसमें मैं कई दफ़ा पेशेंट्स को ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपका दिल चाह रहा है कि कुछ ऐसा खाएं तो कैल्शियम की वो गोलियां जो च्यूएबल होती हैं, आप प्लीज़ वो खा लिया करें। तो वो कुछ हद तक उस जो क्रेविंग है उसको जो है वो रिलीव कर देगी। तो अगर पेशेंट को, अब आते हैं अनीमिया की तरफ, अगर तो पेशेंट को अनीमिया है यानी उसकी एचबी लो है, खून की कमी है, तो उससे बेबी की ग्रोथ बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट होती है। वजह यह है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस होता है।
जब बच्चे को ऑक्सीजन नहीं जा रही, बच्चे को फूड नहीं जा रहा, तो बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का वजन प्रॉपरली नहीं बढ़ता। एनीमिया के बाद एक जो नेक्स्ट कॉज है वो है अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। अब आपने इस चीज पे ध्यान देना है कि मैंने कहा है अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है, आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ है आपको प्रेगनेंसी में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बेबी का वजन नहीं बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? अगर आपका बीपी अनकंट्रोल्ड है, अगर आपका बीपी चेक नहीं हुआ, अगर आपने हाई ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं ली, तो फिर डेफिनेटली आपका बेबी जो है वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होगा। उसकी वजह ये है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बच्चे को ऑक्सीजन और फूड सप्लाई कम जाती है, और यही वो दो चीज़ें हैं जो बच्चे की ग्रोथ और बच्चे के वेट को अफेक्ट करती हैं। तो इसके लिए आपका अपने डॉक्टर के साथ चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। और फिर एक बात मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कहती हूँ कि हामला ख़वातीन के घर में बीपी अपरेटस मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ वंस इन अ वाइल अपना बीपी ज़रूर चेक किया करें, और ज़्यादातर इवनिंग में चेक किया करें। और वो ख़वातीन जिनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, यानी उनकी दवाई वो प्रॉपरली टाइम पर लेती हैं, उनके सब टेस्ट नॉर्मल हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं फेस करनी पड़ेगी। अगर वो नॉर्मलाइज बीपी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो बेबी की ग्रोथ जो है वो अकॉर्डिंगली होगी। इसके अलावा अगर मदर जो है, हमला खातून जो है, उसको स्ट्रेस है, या वो ओवरवर्कड है, या उसके जो रूटीन है वो ऐसी है कि उसकी नींद पूरी नहीं होती, तो ये भी वो कंडीशंस हैं जिसमें बॉडी में कॉर्टिसोल की अमाउंट बढ़ जाती है। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है तो वो आपके खून की शरेयानों को तंग कर देता है। जब खून की शरेयानें तंग होती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और बच्चे को जो ब्लड जाना चाहिए, जो ऑक्सीजन और जो फूड जाना चाहिए, वो अपनी ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ खासी अफेक्ट होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होती है तो मोस्टली 80% तो ये होता है कि बेबीज की ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो अपने साइज से बड़े होते हैं। लेकिन कॉन्करेंटली ये भी होता है कि शुगर वाले पेशेंट्स की बेबीज की ग्रोथ भी जो है वो स्टंटेड होती है, और उसमें वो कम होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपका आपके डॉक्टर के पास जाना, आपकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना, और आपकी मेडिकेशन लेना और इसकी मैनेजमेंट करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर तो डिलीवरी के टाइम तक, 9th मंथ तक, आपके बेबी की भी सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, आपको पता चल चुका है कि बेबी की ग्रोथ जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, और कुछ टाइम, एक ऐसा भी टाइम आता है जब आप ये सोच सकते हैं कि अब इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर जब मोड ऑफ डिलीवरी है उसको अपने डॉक्टर के साथ डिटेल से ज़रूर डिस्कस कीजिए। बिकॉज कई दफ़ा डिलीवरी नॉर्मल, एक ऑलरेडी कमज़ोर बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी कराना वो बच्चे के साथ भी एक ज्यादती होती है। बिकॉज लेबर पेन में दोबारा से बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, वो बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, डिस्ट्रेस के बाद वो मेकोनियम पास कर सकता है, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली एंड अप सी सेक्शन होता है। तो अपनी जो डिलीवरी है आपने किसी ऐसे सेटअप में करानी है जो कि एक बड़ा हॉस्पिटल हो, जहाँ इमरजेंसी, अगर आप डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं तो इमरजेंसी सी सेक्शन की सहूलत जो है वो ज़रूर मैसर हो। थैंक यू सो मच।